बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में बात करने लगे हैं जी, डेडली पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक। आपने देखा कि भाई पाकिस्तान में जो पिछले 24 घंटे से सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है, जो देखी जा रही है, जो पढ़ी जा रही है, वो क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पहली बार ट्रेन हाईजैक हो गई है, ठीक है? और मॉडर्न टाइम में आप ये कह लें कि इसको कहा जा रहा है कि भाई शायद कहीं और इसकी मिसाल नहीं मिल रही फिलहाल, कि भाई ट्रेन हाईजैक हुई है, ठीक है? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है बेसिकली, ठीक है? अभी रिसेंटली मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इससे पहले की न्यूज़ है कि भाई जो ऑपरेशन है बलूचिस्तान के अंदर वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? और 33 जो टेररिस्ट हैं उन्हें मार दिया गया है। तो अब फ़िलहाल तक यानी कि इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन कंप्लीट है और 33 जो है वो लोगों को या दहशतगर्दों को जो है वो मार दिया गया। तो अब इसमें हम टाइमलाइन देखेंगे कि बीएलए जो है उसने कब-कब अटैक किए, ख़ास करके 2024 की टाइमलाइन हम देखेंगे। देखिए, आपने समझना क्या है, जो रीसेंट इवेंट है ये और इसको आपने मिलाना है जो 2024 या जो रीसेंट ईयर जो गुज़रा है, ज़ाहिर-सी बात 2024 का गुज़रा था, उसके अटैक के साथ आपने मिलाना है इसको। और आपने ये देखना है कि बीएलए की जो पावर है, क्या वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, या डिक्रीज़ हो रही है? यानी पावर कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है? और अगर कम हो रही है तो अच्छी बात है, अगर ज़्यादा हो रही है तो इसके पॉसिबल इम्पैक्ट्स जो है वो क्या हो सकते हैं? और क्या हम ये कह दें कि भाई 35 लोगों को मार गिराया और कोई भी जो उनके पास जो हाईजैक किए हुए लोग थे, जो किडनैप किए हुए थे उन्होंने, उनमें से कोई भी जो है उसको हमने नहीं मार गिराया, तो ज़ाहिर-सी बात है इसको मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन एक ऐसे इलाके में जहाँ पे कोई मीडिया नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे तो ना तो नेगोशिएशंस हो सकती हैं, ज़ाहिर-सी बात है, और ना ही वहाँ पे आप जो है कोई काउंटर न्यूज़ उसकी उसकी कन्फर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरह के हालात हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेज़ के ऊपर ये एक धब्बे के तौर पे ज़रूर रहेगा, हमेशा के लिए। गो कि ये दूसरे ममालिक में भी हुआ माज़ी के अंदर, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक करना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके जो असरात हैं हमें बहुत दूर तक जो है वो देखने को मिलेंगे। तो उसको थोड़ा-सा समझते हैं और फिर उसको एनालाइज़ करते हैं कि इसके जो असरात हैं वो कहाँ तक जाएँगे और क्या जो है वो अब पॉसिबली क्या किया जा सकता है, कि क्या हो सकता है, किस तरह से बीएलए जो है इसके इन्फ्लुएंस को कम किया जा सकता है, क्योंकि बीएलए हर अगले दिन या हर गुज़रते दिन के साथ अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल कर रही है। तो उसका मकसद क्या है? यानी क्यों वो अपने आप को पावरफुल कर रही है? क्या उसकी डिमांड्स हैं? और दूसरा, क्या पाकिस्तान के पास फ़िलहाल इस टाइम पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, जो स्ट्रक्चर उसे रोक सके? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है? तो अनबैस्ड होके हम इन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, जो अभी इन्फॉर्मेशन जो जिस टाइम पे ये बना हुआ है, ठीक है? अब तो खैर कंप्लीट हो चुकी है कि भाई 33 जो है दहशतगर्दों को मार गिराया गया। तो सबसे पहली बात, जो ट्रेन थी उसमें 450 के करीब जो है वो लोग थे। ये मुख्तलिफ यहाँ पे आराए हैं। कुछ जो कह रहे हैं जी 500 के करीब थे, कुछ ने कहा 400 के, लेकिन 450 करीब जो है वो लोग मौजूद थे। इसके अंदर पैसेंजर्स थे, ठीक है? और इसमें ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया, तो 30 जो है वो टेररिस्ट पहले मारे गए हैं, ठीक है? और 33 जो है वो बाद में जो है वो मारे गए हैं। तो ये टेररिस्ट को वहाँ पे मारा गया। 190 पैसेंजर्स जो थे उसमें आप ये कह लें कि जो जिसमें 37 जो है वो इंजर्ड भी शामिल हैं और 57 को रेस्क्यूड भी किया गया। तो टोटल यानी कि उनमें से 190 को पहले ही रिलीज़ कर दिया गया था उनकी तरफ से, ठीक है? या अब जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो वो कह रही हैं उन्होंने रिलीज़ करवाया, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद ही छोड़ दिया था कि जो फैमिली वाले लोग हैं वो खुद ही चले जाएँ। अब क्या सदाकत है? हमने कहा जैसे कि एरिया ऐसा है कि वहाँ पे आपको आइडिया नहीं हो सकता कि चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या नहीं हो रही। और दूसरा, यहाँ पे हमारे इदारों ने ये भी कहा कि भई मुसलसल अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो एंगेज रहे हैं, ठीक है? यानी किसके साथ एंगेज रहे हैं? अपने राब्ताकारों के साथ, या जो उनके सपोर्टर्स थे, ठीक है जी? उनके साथ वो एंगेज रहे हैं मुसलसल। अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको कंडेम किया गया यूएन की तरफ से, बाकी बहुत सारे ममालिक की तरफ से तकरीबन कंडेम किया गया, क्योंकि ये रिसेंट टाइम में एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट था अपने अंदर, कि भाई पूरी ट्रेन जो है, आप जो है वो उसको हाईजैक कर लें। ज़ाहिर-सी बात है, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि ऐसा होता है कि भई एक ट्रेन को जो है हाईजैक कर लिया जाता है, लेकिन इस तरह से आपने रियल में शायद कम ही सुना हो इसको। तो ट्रेन जो है वो जा रही थी बेसिकली कोयटा से पेशावर, ये है कोयटा, यहाँ पे इस मैप के अंदर आप देखिए, ठीक है? और यहाँ पे है पेशावर, तो उसने कोयटा से पेशावर जाना था इस रूट के थ्रू, और यहाँ पे ये है सिब्बी। तो सिब्बी के करीब जो है इसके ऊपर अटैक किया गया, और यहाँ पे जो है उसका ट्रैक, रेलवे ट्रैक पहले जो है उसको खराब किया गया, उसके बाद ट्रेन वहाँ पे रुकी तो उन्होंने वो सारे लोगों को लेके चले गए। ठीक है जी? तो ये बेसिकली उसका पूरा का पूरा रूट है।
अब यहाँ पे कल तक तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इसे कहा जा रहा था, ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि एक हाइजैकिंग एक ऐसा मामला है कि जिसके अंदर सिविलियन लाइव्स जो हैं, आम लोग जो है यानी अवाम मौजूद है वहाँ पे, तो ज़ाहिर-सी बात है अवाम जब प 450 के करीब मौजूद है, तो वहाँ पे ऑपरेशन करना और उनकी लाइफ़ को बचाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मीडिया को भी हर चीज़ दिखाई नहीं जा सकती, काफ़ी चीज़ें मुश्किल हैं। तो बेसिकली वहाँ पे टनल जो है काफ़ी ज़्यादा है, सिडनी सिटी के करीब तो माना जा रहा है कि भई वहाँ पे टनल से बाहर निकली है, तो आगे ये हादसा इस तरह से जो है पेश आया। और ये सारे मामलात जो है वो हुए हैं। अब बीएलए की डिमांड्स क्या हैं? अब वो तो अब सिनेरियो हो गया कि भई ठीक है सबको मार गिराया गया और वन साइडेड हमें रिपोर्ट ये मिली आईएसपीआर की तरफ से कि भाई सबको मार गिराया 33 लोगों को और बाकी सब लोगों को भी बाजियाब करवा लिया गया। ठीक है 150 प्लस लोगों को बाजियाब करवा लिया और किसी को भी कोई भी नहीं जो है वो शहादत यहाँ पे हुई। तो हालाँकि आपको पता है कि वहाँ पे बहुत ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है पिछले 48 घंटों के अंदर। उस ग्रैंड ऑपरेशन में वो पहले कह चुके थे अगर आप अटैक करेंगे तो हम इन लोगों को मार देंगे। तो अब वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है शहादतें तो हुई होंगी लेकिन वो रिपोर्ट शायद हम तक ना पहुँच सके, हकीकत यही है। तो बीएलए की डिमांड्स क्या थी? अब यहाँ पे आपने थोड़ा-सा एक बात को समझना है और आपको थोड़ा-सा चीज़ों को समझने में आसानी होगी। अब बीएलए जो है वो डिमांड ये कर रही थी कि बेसिकली वो ये कह रही थी कि हमने आपको 48 घंटे दिए हैं, इसके अंदर 48 घंटों के अंदर वो क्या माँग रहे हैं ये समझिएगा। पहला वो कहते हैं अनकंडीशनल यानी कोई कंडीशन आप नहीं रख सकते। अनकंडीशनल रिलीज़ ऑफ बलोच पॉलिटिकल प्रिजनर्स कि जितने भी सियासी कैदी हैं, बलोची सियासी कैदी जो हैं, उनको छोड़ा जाए सबसे पहली डिमांड समझिएगा जो पॉसिबल नहीं हो सकती थी या शायद मैं भी थोड़ी बहुत हो जाती। दूसरा वो जो कह रहे हैं कि भई जितने भी फोर्सिबली डिसअपीयर्ड पर्सन्स हैं, उनको भी सामने लाया जाए। ठीक है? जितने भी यानी कि जो हम पिछले आप देख रहे हैं कि 3-4 साल से पाकिस्तान में बार-बार बात हो रही है मिसिंग पर्सन्स की, कि जो मिसिंग पर्सन्स हैं, उनको भी जो है वो छोड़ा जाए। ये ऐसी डिमांड्स थी और ये अनकंडीशनल डिमांड्स थी जो हमें वैसे भी बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि शायद पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा ही है, तो फिर उन्होंने ये डिमांड्स क्यों की? क्या उन्हें पता था कि ये पूरी नहीं हो सकती? क्योंकि बलूचिस्तान का पूरा कंट्रोल ज़रा बात को समझिएगा जो समझाना चाह रहा हूँ। वो बेसिकली उनकी ये डिमांड सिर्फ़ बराए नाम थी, वो डिमांड्स चाहते ही नहीं थे। वो अपनी पावर को शो करना चाह रहे थे। समझ रहे हैं ना? वो सिक्योरिटी फोर्सेस को उनके घुटनों पे लाना चाह रहे थे या पाकिस्तान की रियासत को, स्टेट को लाना चाह रहे थे कि भई हम पावरफुल हैं और वो अपनी पावर दिखा रहे थे। डिमांड्स उन्हें पता था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मिलिट्री जो सालों से उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है, तो मिलिट्री उनकी डिमांड मान लेगी। सिविल गवर्नमेंट ने तो नहीं माननी थी, वहाँ पे सिविल गवर्नमेंट तो आपको पता है बराए नाम है। तो ये डिमांड्स ऐसी थी कि जो शायद वो खुद भी ये चाहते थे कि ये पूरी ना हो और ये वो पहले से जानते थे कि पूरी नहीं होंगी, तो फिर भी उन्होंने डिमांड्स रखी सिर्फ़ इसलिए कि वो पैनिक क्रिएट करना चाहते थे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा वो अपनी पावर को शो करवाना चाहते थे कि हम ताकतवर हैं, चाहे आपकी 6 लाख की फ़ौज मौजूद हो, लेकिन हम ताकतवर हैं और पिछले 1 साल से जो हम 2024 का डाटा आगे डिस्कस करेंगे, वो डाटा आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में वो पावरफुल हैं और वो पावरफुल होते जा रहे हैं मज़ीद। तो ये उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की कि क्या हम ये कर सकते हैं? देखा उन्होंने कर लिया। अच्छा, अब किल्ड की जो रिपोर्ट है वो तो ज़ाहिर-सी बात है अब क्योंकि ये पुराना जो है वो मौजूद है डाटा मेरे पास, तो अब लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो अभी सारे के सारे जो है वो होस्टेजेस रिलीज़ हो गए हैं उनके मुताबिक और कोई मरा भी नहीं है। अब ज़रा इन अटैक्स को समझते हैं। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले क्या ये अटैक वाक़ई में बहुत ज़्यादा रेयर है कि ट्रेन को हाईजैक कर लेना, ये छोटी बात है या बड़ी बात है ट्रेन को हाईजैक करना? तो देखिए मॉडर्न टाइम्स में ये कहा जाता है कि भई ऐसा नहीं है, जैसे विल्सन सेंटर ने भी अमेरिका के अंदर उसने भी कहा कि भई हमने तो ऐसी एग्ज़ाम्पल नहीं देखी मूवीज़ के अलावा कि ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया जाए। लेकिन ये है कि चाइना के अंदर जो है इसी तरह से मई 1923 के अंदर काफ़ी पुरानी एग्ज़ाम्पल है लेकिन मौजूद है। 37 दिन तक जो है वो इस तरह से होस्टेज बनाया गया एक ट्रेन को। इसी तरह से नीदरलैंड के अंदर 1975 के अंदर जो है और 1977 के अंदर इसी तरह से ये वाक़यात हुए नीदरलैंड के अंदर। फिर 2009 में जो है वो इंडिया के अंदर भी झारखंड के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर भी इस तरह का एक वाक़या देखने में आया। तो बस ये 3 ही वाक़यात हमने जो है वो देखे हैं जिनका हमें रिकॉर्ड मिलता है। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि वाक़ई में ट्रेन हाईजैक करना बीएलए लेवल की एक ऑर्गनाइज़ेशन एक्चुअली में क्या दिखाना चाह रही है कि वो कितनी पावरफुल है कि एक्चुअली में वो एक पूरी की पूरी ट्रेन को भी हाईजैक कर सकती है। इतनी बड़ी फ़ोर्सेस के होते हुए, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के होते हुए, सब कुछ होते हुए, वो सिर्फ़ अपनी पावर दिखा रही हैं, ठीक है? तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में नीदरलैंड में हम कह सकते हैं हो सकता है, ठीक है? बाकी ममालिक में भी लेकिन पाकिस्तान में शायद ये होना थोड़ा कम था, तो अभी हो गया वहाँ पे। अब थोड़ा-सा ज़रा देखते हैं कि भई ये जो बलूचिस्तान है इसके मामलात क्या चल रहे हैं, जो एक्चुअली में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बलूचिस्तान ज़ाहिर-सी बात है अब हम देख रहे हैं कि भई वो पहले ही वफ़ाक से दूर है और वहाँ के हालात उस तरह से नहीं जा रहे। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है, सबसे पहले तो आपको ये पता हो और 15 मिलियन की इसकी जो है वो आबादी है, यानी 1.5 करोड़ की आबादी बलूचिस्तान की है। लेकिन जो
एरिया वाइज है, ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, और मिनरल और नेचुरल सोर्सेज से भरा हुआ है, जिसमें कॉपर है और गोल्ड भी इसी तरह से मौजूद है, रेकोटिक का, ठीक है, गैस वहां पे मौजूद है। लेकिन इतना ज्यादा मिनरल्स वहां पे होने के बावजूद भी बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके पास ये सहूलियात नहीं है, ये वो सबसे पीछे हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं कौमी धारे की बात करें, ठीक है, तरक्की की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, यानी जो बेसिक जो लाइफ की जो नीड्स हैं, नेसेसिटीज हैं, उनमें वो बहुत ज्यादा पीछे हैं, हम ये देख रहे हैं, ठीक है, बावजूद इसके। और आजादी के बाद सही 1947 के बाद से आज हम देख रहे हैं ना, आज हम 2025 में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि वहां पे हालात कुछ तरह से बहुत बेहतर नहीं हुए। फिर हमने देखा जी, हमने कहा सी पैक हमने स्टार्ट कर दिया, तो सी पैक $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी चाइना की, और ये उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो उसको भी जब ये सब जब से स्टार्ट हुआ तो हमने देखा बीएलए ज्यादा एक्टिव होगी, क्योंकि बीएलए की जो फंडिंग है, हमारा ये मानना है कि वो ईरान से, सऊदीया से या दूसरे ममालिक से, या खास करके ईरान और इंडिया का हम ज्यादा नाम लेते हैं कि इन ममालिक से आती है। तो बेसिकली इन्होंने ज्यादा कर दी फंडिंग, क्योंकि इनको ये रिस्क है कि अगर हमारी गवादर पोर्ट चलेगी, ठीक है, तो उससे ज्यादा नुकसान मालिक का होगा। तो इसलिए इन्होंने इसकी फंडिंग ज्यादा की बीएलए की, तो बीएलए ने अपने आप को मजीद पावरफुल किया। दूसरा, बीएलए के अंदर भी जो ये सारा मामला जो हुआ, ये मजीद ब्रिगेड का है। तो बीएलए खुद को ये समझती है कि भाई अगर बलूचिस्तान ज्यादा डेवलप हो जाएगा, तो उसका उसके के तौर पे मजीद हमारे मिनरल सोर्सेज भी पाकिस्तान में जाएंगे, नहीं दूसरे सूबों में जाएंगे। खास करके बलूचिस्तान के साथ उनकी नफरत काफी ज्यादा है, तो इसलिए उन्होंने चाइनीज को यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान तो काम कर नहीं सकते, तो चाइनीज के इंटरेस्ट को यहाँ पे टारगेट किया गवादर के अंदर, कि भाई किसी तरह से कोई फॉरेन जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना हो सके। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको होता है पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रही, तो बलूचिस्तान में जो हो रही थी, अब वो भी, उसके लिए भी मुश्किलात जो है वो पैदा की गई हैं। तो हमने देखा ये मामला जो है बने। तो बेसिकली बलूचिस्तान हम देख रहे हैं कि भाई स्टार्ट से ही जो है वहां पे हालात कोई ठीक नहीं है। अब अगर हम ये देखते हैं कि बीएलए की कैपेसिटी कितनी है या कैपेबिलिटीज इसकी क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखने वाली है। देखिए, बीएलए जो है बेसिकली हम ये देखते हैं कि इसने अपने आप को पिछले 3 से 4 साल के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल किया। इससे पहले भी मौजूद थी, लेकिन इससे पहले साल के अंदर 5 या 6 अटैक हम देखते थे बीएलए की तरफ से होते थे। लेकिन अब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है, या 2024 की जो फ्रीक्वेंसी है, वो ये हमें बता रही है कि भाई वो बिल्कुल भी जो है ना, अपने आप को कोई भी टारगेट हम मिस नहीं कर रहे हो, मुसलसल वो एंगेज किए में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में, ठीक है। और वो स्मॉल स्केल हो, बड़ी स्केल पे हो, अब जैसे ट्रेन एक बहुत बड़ा जो है स्केल के ऊपर उन्होंने काम किया, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ेगा, और वो मजीद आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो है पैदा करेंगे। तो पहले उनकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। और उससे क्या हो रहा है जी, वो इंक्रीज कर रहे हैं शिद्दत को, अपने हमलों की शिद्दत को इंक्रीज कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो है पैदा कर रहे हैं, कि अब उनके अंदर जो है वो एक तो स्ट्रेंथ पैदा हो गई है, दूसरा उनकी जो कमांड स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एक इदारा वक्त गुजारता है, तो वो ताकतवर होता जाता है। इसी तरह से बीएलए भी अपने आप को वक्त के साथ साथ ताकतवर कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान उसका, या पाकिस्तान की जो मिलिट्री का पैराडाइम है, या सिक्योरिटी का पैराडाइम है, वो उसका मुकाबला कर पाएगा आने वाले टाइम के अंदर? ऐसे हालात में जहाँ पे ऑलरेडी हमारी रेट नहीं है गवर्नमेंट की, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अब हमने देखा कि जब से, यानी जब से का मतलब ये है कि 2021 से तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो जब से आई है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है बीएलए को बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है? कि तालिबान की गवर्नमेंट यहाँ पे आई है, तो एक तो अमेरिका असला यहाँ छोड़ के गया, तो कहा जाता है इन्होंने वो असला वहाँ से हासिल किया, ठीक है, तालिबान से। दूसरा, अब तालिबान के साथ जो खास करके टीटीपी की बात करते हैं, तो टीटीपी के साथ गठजोड़ करके, हालांकि वो एक मजहबी जमात है और ये एक लिबरल जमात है, इसका मजहबी जमात नहीं है ये, ठीक है, लेकिन टीटीपी के साथ इनका गठजोड़ होके तो अब ये ज्यादा जो है लीथल हो गए, ज्यादा खतरनाक हो गए। तो पहले ये अकेले लड़ रहे थे, अब टीटीपी भी साथ हो गई, तो पावर इनकी मर्ज हो गई। उसके नतीजे के तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को आसानी से ब्रीच कर पाई और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो आने वाले वक्त के दौरान ये ज्यादा पावरफुल होंगे, हमें ये अंदाजा हो रहा है। अब थोड़ा-सा ज़रा अगर हम देखते हैं कि भई स्टेट क्यों इनको जो है वो कर्व करने में क्यों मुश्किलात हो रही हैं, तो उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास एक रिपोर्ट है, पिप्स की रिपोर्ट है, जो इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक है, वो ये कह रहे हैं कि भई 2024 के अंदर 119% बीएलए की दहशतगर्दी बढ़ी है। यानी कि 10%, 20%, 30% नहीं बढ़ी, बल्कि 119% दहशतगर्दी बढ़ गई। तो आप अंदाजा करें, अगर 2025 की हम जब रिपोर्ट देखेंगे, तो हमें ये कहा जाए 200% बढ़ गई, क्योंकि ट्रेन भी अब हाईजैक हो चुकी है। 2026 में कहा जाए कि भाई 400% बढ़ गई। तो इसका मतलब ये है कि क्या आने वाले टाइम में हम बलूचिस्तान को अपने साथ रख सकेंगे इन हालात में, जहाँ पे हम जो उनके साथ कर रहे हैं, या नहीं रख सकेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होगा। और क्या सेम
जो अभी हम जिस तरह से हम लेके चल रहे हैं पॉलिटिक्स को, ठीक है? तो इसी तरह से क्या हम फ्यूचर के अंदर हम ये कह सकते हैं कि भई फ्यूचर में भी इन्हीं पॉलिसीज़ के तहत हम आगे चलेंगे? क्योंकि अभी तक फिलहाल पॉलिसी शिफ्ट नहीं लग रहा। तो इसका मतलब ये है कि इन पॉलिसीज़ से तो 119% दहशतगर्दी बढ़ गई है। तो क्या गारंटी है कि इन पॉलिसीज़ से दहशतगर्दी आगे कम हो जाएगी, वही ऑपरेशन, वही सारे मामलात। तो इसका मतलब आगे हम तैयार रहें, अगर हम इसी स्ट्रैटेजी के तहत जाते हैं, तो हमें मज़ीद नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है? तो 150 इंसिडेंट्स जो है वो 2024 के अंदर रिकॉर्ड हुए। 150 आप अंदाज़ा कर लें, सिर्फ़ बलूचिस्तान के अंदर हम बीएलए की अगर बात कर रहे हैं, तो उसने पूरे पाकिस्तान को टारगेट किया, साथ में टीटीपी जो है वो मिली हुई है। तो हम अब देख रहे हैं कि भई केपीके के अंदर टीटीपी जो है वो अपने टारगेट कर रही है या आईएसकेपी कर रही है, ठीक है? प्लस बलूचिस्तान के अंदर बीएलए कर रही है। तो पाकिस्तान मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर इस टाइम पे लड़ रहा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी लड़ रही है। लेकिन अब क्या क्या सवाल ये है कि क्या ये पॉलिसीज़ जारी रहेंगी या चेंज होंगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अब हम 2024 का डाटा देखते हैं। देखिए, इस मैप के अंदर आपको नज़र आएगा कि भाई पूरा जो है ये केपी का इलाका है, ठीक है? और ये हमारे पास बलूचिस्तान का इलाका है। तो यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर भी अटैक हुए, केपी के अंदर भी अटैक हुए, तो बेसिकली इन्होंने जो है वो टारगेट किया हुआ है पूरे मुल्क को एक तरह से। लेकिन ये जो 2 सूबे हैं, अगर हम स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये कोशिश कर रहे हैं कि भई इस सूबे को भी काटा जाए पाकिस्तान से, इसको भी काटा जाए पाकिस्तान से, और ये पीछे पर बलूचिस्तान और सिंध ही जो है वो बच जाएगा, ठीक है? जो पाकिस्तान के नाम पे हम देखेंगे, और वहाँ पे हमें थोड़ी-सी सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल बेहतर नज़र आती है, क्योंकि वहाँ के बॉर्डर्स जो है वो क्लोज़ हैं। ज़ाहिर-सी बात है, सिंध के बॉर्डर भी जो है वो बलूचिस्तान के साथ लगते हैं, लेकिन वो अफ़गानिस्तान के साथ नहीं लग रहे। तो अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर लग रहे हैं, वो बलूचिस्तान है और केपी का है। तो ये दोनों ही इस टाइम पे थ्रेट में हैं, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है, वो बहुत बुरी तरह से इस टाइम पे जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है पाकिस्तान का, ठीक है? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई 225 संवाद हुई हैं बीएलए की 2024 में, जो उन्होंने ऑपरेशन किए पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? और 119% जो है वो बढ़ी है, ठीक है? तो अब इसको हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं जी 2024 का आगाज़ जनवरी से हुआ, तो 30 जनवरी को जो है हमें देखते हैं जी, 30 जनवरी 2024 को सबसे पहले जो है वो एक अटैक लॉन्च किया गया, ठीक है? बीएलए जो है वो 3 जो है वो यानी कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च किए हैं, मिल के 3 जगह पे, 3 मुख्तलिफ जगह पे, और रॉकेट जो है उससे हमला किया उन्होंने, और वहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है? 15 के करीब रॉकेट जो है फायर किए गए हैं। तो इसका मतलब ये रॉकेटों का एक बड़ा हमला था जो हमने देखा, जो 30 जनवरी को हुआ, ठीक है? अब इसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ जी, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उसकी भी हम बात हुई है, ठीक है? और साथ में 3 दिन तक ये कहा जाता है भई मुसलसल ये आपस में फायरिंग का तबादला होता रहा। तो उनके पास इसका मतलब इतनी पावर मौजूद है बीएलए के पास कि वो 3-3 दिन तक हमारी जो मिलिट्री है, हम जिसे कहते हैं भई मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री है, उसका मुकाबला वो 3-3 दिन तक कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें, ठीक है? इसमें 24 जो है वो दहशतगर्द मारे गए, और 2 सिविलियंस जो है वो यहाँ पे 7 वो भी शहीद हुए। उसके बाद हम देखते हैं जी मार्च 20 को दोबारा से, यानी जनवरी, उसके बाद मार्च में चले गए। मार्च 20 2024 को 8 टेररिस्ट जो है जी, जो लोग ताल्लुक रखते थे यानी इस ग्रुप से, बीएलए के ग्रुप से, उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने गवादर पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर हमला कर दिया, जो कि सीपैक का सेंटर है, ठीक है? तो उसके ऊपर हमला किया, और फिर ये कहा जाता है कि भई इन 8 लोगों को मार दिया गया, लेकिन 2 सोल्जर्स भी शहीद हो गए। लेकिन ये सारी वन साइडेड है, ये याद रखिएगा। क्योंकि जब हम बीएलए का चैनल देखेंगे ना, या उनकी न्यूज़ देखेंगे, हमें पता चलेगा कि भई इसके अपोज़िट है। जहाँ पे ये कहा जा रहा है 2 सोल्जर्स शहीद हुए, वहाँ पे वो कहेंगे 20 शहीद हुए। यानी कि उनसे ज़्यादा हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। लेकिन हमारी एजेंसीज़ या हमारे जो पूरा मीडिया का सिस्टम है, ज़ाहिर-सी बात है, वो पैनिक तो नहीं फैला सकता कि भई 40-40 लोग मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसलिए चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके में दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि मार्च के महीने के अंदर ही 26 मार्च को हम ये देखते हैं कि तुर्बत के अंदर जो है वो एक शदीद किस्म का धमाका हुआ, और वहाँ पे फायरिंग वगैरह भी हुई है, और पीएनएस सिद्दीक जो है, जो कि पाकिस्तान का जो नेवी है, उसका सबसे बड़ा हेडक्वार्टर वहाँ पे बनाया गया है, स्टेशन बनाया गया, तो वहाँ पे अटैक किया गया, और वहाँ पे यानी कि इसका मतलब वो मिलिट्री को ज़्यादातर अटैक कर रहे हैं, मिलिट्री की जो इंस्टॉलेशंस हैं, उनको अटैक कर रहे हैं, जिसमें 6 दहशतगर्द जो है वो मारे गए, ठीक है? ये कहा जा रहा है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जी अप्रैल 13 को जो है वो 9 पैसेंजर्स को, जो पंजाब खास करके आ रही थी गाड़ी, उसको रोक के वहाँ पे उनको मारा गया है, पंजाब जो आ रही थी। इसका मतलब वो पंजाब को तो आपको पता है, वैसे भी आईडी कार्ड देख के वो उसको मार देते हैं। फिर देखते हैं जी मई 10 को जो है वो हम देखते हैं नेक्स्ट हुआ कि 7 जो है वो मज़दूरों को मारा गया जब वो सो रहे थे, यानी नींद की हालत के अंदर उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया गवादर के अंदर, ठीक है? अब ये सारा क्या मामला हो रहा है, तो देखते हैं पंजाबी होने चाहिए, ठीक है? जिससे मज़ीद नफ़रत की या एथनिसिटी की हवा बढ़े, और दूसरा वैसे भी समझते हैं कि पंजाब उनका दुश्मन है, ठीक है? फिर हम देखते हैं जी जून 30 2024 को हम देख रहे हैं कि भई बीएलए जो है उसने किडनैप कर लिया जी 14 लोगों को पिकनिक से, यानी पिकनिक पे काफ़ी ज़्यादा लोग गए हुए थे, लेकिन ये 14 लोग ग्रुप से अलग हो गए, तो इनको किडनैप कर लिया गया,
ठीक है? बाद में जो कि इनको रेस्क्यू करवा लिया गया, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं जी जून 27 को जो है इसी तरह से 50 मिलिटेंट्स जो है उन्होंने फ्रंटियर कॉर्प्स के ऊपर अटैक किया और ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनी। आपको पता है कि भई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शहादतें भी हुई हैं और ये लोग जो है ये पाकिस्तान पेट्रोलियम जो है उसकी साइड की जो है वो हिफाज़त कर रहे थे, तो वहाँ पे जो है इन्होंने अटैक किया। फिर हम देखते हैं जी अगस्त 13 को जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब को जो जो है यहाँ पे शहीद कर दिया गया। बलूचिस्तान के अंदर जो कोयटा कराची नेशनल हाईवे के ऊपर जा रहे थे, इसी तरह से 15 लोग जो है वो रास्ते में आए और उन्होंने इनको शहीद कर दिया। अगस्त 26 और 27 हम ये देख रहे हैं कि भई यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक 24 घंटे गुज़रे हैं, जिसमें जो है 50 लोग जो है वो इसमें शहीद हुए, ठीक है? और 14 सिक्योरिटी वाले लोग भी जो है इसके अंदर शहीद हुए हैं। वो उन्होंने अटैक किया। इसी तरह देखते हैं अक्टूबर 7 के अंदर जो है वो चाइनीज़ वर्कर्स को यहाँ पे अटैक बनाया गया है और इसमें जो है हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए। फिर अक्टूबर 30 को हम ये देख रहे हैं कि भई बीएलए जो है उसने 5 प्राइवेट जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको टारगेट किया, उनको मार दिया, ठीक है। नवंबर 9 को हम देखते हैं जी 26 लोग जो है उनको जिसके अंदर 16 सिक्योरिटी वाले भी शामिल थे, उनको टारगेट किया गया और उनको जो है वहाँ पे शहीद किया गया। फिर नवंबर 17 को 17 जो है 7 जो है सिक्योरिटी पर्सन जो है उनको अटैक किया गया, उनको शहीद किया गया। ठीक है, कल्लात के अंदर। फिर जनवरी 2025 को, ये तो 24 की तरफ जनवरी 2025 का आगाज़ भी यानी जनवरी 2025 से ही इन्होंने आगे सिलसिला शुरू कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि भई ये साल भी काफ़ी खतरनाक जाएगा। जनवरी 5 को जो है वो 6 लोग जो है, जिसके अंदर 5 जो है वो एफसी के लोग भी शामिल थे, उनके ऊपर अटैक किया गया और उन्हें जो है शहीद किया गया, ठीक है, एक बस के अंदर। उसके बाद हम ये देखते हैं जी जनवरी 9 को जो है दोबारा से जो है वो एक अटैक किया गया, शदीद किस्म का अटैक लॉन्च किया गया और ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है, यानी कि खुजदार के अंदर जो है वो ज़हरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर किया गया और वहाँ पे भी इसी तरह से जो है वो नुकसान हुआ। और इसी तरह से यहाँ पे फिर 90 मिलियन जो है इन्होंने रुपए भी लूटे यहाँ पे बैंक के ऊपर अटैक करके, तो ये अपने पैसे भी वहीं से पूरे करते हैं, कुछ फंडिंग तो बाहर से आती है। फिर फरवरी 1 को आप देखिए तो 18 सोल्जर्स जो है दोबारा से जो है वो शहीद हुए हैं इसके अंदर, ठीक है? और 12 टेररिस्ट को जो है वो मार गिराया गया। फिर फरवरी 19 को अगर आप देखेंगे तो 7 जो है लोग जो पंजाब ट्रैवल कर रहे थे, उनको इसी तरह से बस से उतार के बरखान डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है उन्हें इसी तरह से शहीद कर दिया गया। फिर मार्च 3 को फ्रंटियर कॉर्प्स के जो पर्सन थे, उनको जी 4 लोगों को शहीद कर दिया गया। ठीक है? और एक खातून बॉम्बर जो थी उसने शहीद किया। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि भई 2024 पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक गुज़रा। अब 2024 गुज़रा खतरनाक, तो 2025 के अंदर भी इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया कि भई किस तरह से जो है इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, ज़ाहिर-सी बात है। तो अब इसके इम्पैक्ट क्या हैं? सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस इसकी हैं, ठीक है जी? इससे वायलेंस बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर। इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेस इसके काफ़ी ज़्यादा हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में रुकेगी, इससे मज़ीद पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस बुरी होंगी। इसके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं बलूचिस्तान के अंदर वो रुक जाएँगे, लोकल इकोनॉमिक जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी। तो इस कहने का मतलब ये है कि अब हम ये देख रहे हैं कि भई ये मुसलसल अटैक कर रहे हैं, इनकी पावर इंक्रीज़ होती जा रही है हर अगले साल, जबकि हम सेम जो है वो टैक्टिक के तहत या सेम अप्रोच के तहत हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते अगर हम करना चाहेंगे। तो अब क्या चाहिए? चाहिए ये हमारे जो एनालिस्ट हैं, उन्हें ये चाहिए, या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्हें ये चाहिए कि भई कम से कम अपनी पॉलिसीज़ को रिविज़िट करें, फिर से देखें कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं और उस स्ट्रैटेजी को चेंज करें, क्योंकि सेम स्ट्रैटेजी के तहत हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर इसी तरह आगे चलते रहे तो क्या होगा? सवाल तो ये है। तो देखिए इसका सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा कि बलूचिस्तान हमसे मज़ीद दूर होता जाएगा, ठीक है? और इतना दूर हो जाएगा कि हम शायद उसे कौमी धारे में फिर मुश्किल से ही ला सकें और फिर बाद में बैठ के हम अफ़सोस करें इस चीज़ का, ठीक है? और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ज़ाहिर-सी बात है सिविलियन और मिलिट्री दोनों की होगी, क्योंकि दोनों इन्वॉल्व हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी? दूसरा इम्पैक्ट इसका क्या हो सकता है? दूसरा क्या, पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी लैप की वज़ह से हमारी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स करती जाए और इसी तरह से ये सिलसिला चलता जाए और हम जो है वो इसी तरह से देखा आपने जो 2024 की रैंकिंग आई है दहशतगर्दी की, तो पाकिस्तान टॉप 3 के अंदर है दहशतगर्दी के अंदर, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे शायद कोई इन्वेस्ट ना करना चाहे। तो ये हालात हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी किस साइड पे जा रही है। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर में जो है वो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे कि क्या हो सकता है?